हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है तो अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और जीडी के तो बिल्कुल शुरू ही हो गए हैं। बस कल से आज ही से शुरू है, आज 10 तारीख हो गई, आज ही से जीडी के एग्जाम शुरू है। तो आशा है आपका एग्जाम भी अच्छा जाए। सबको सबको बेस्ट ऑफ लक जो भी जीडी का एग्जाम देने वाला है। ठीक है, तो चलिए, ये जो वीडियो है आज के इतिहास की वीडियो की सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डेट होती है ना, जिस दिन उस डेट को, जैसे आज 10 जनवरी है तो 10 जनवरी को इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई है, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमने जो सीरीज है 1 जनवरी से शुरू की थी। ठीक है, 1 जनवरी से शुरू की थी, तो अभी तक हमारी 9 वीडियो आ चुकी है और आज ये 10वीं वीडियो है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। 10 जनवरी का इतिहास जानेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, 10 जनवरी के इतिहास में क्या क्या चीजें हुई थी। तो पहले हम जानेंगे हमारे देश के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, फिर जानेंगे कि हमारे देश से बाहर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जरूरी चीजें हुई थी, एग्जाम पूछ जा सके। और एक चीज और, कल मैंने जो आपको 9 जनवरी की वीडियो कराई थी उसमें एक न्यूज रह गई थी। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक बच्चे ने बाद में कमेंट में उसको मेंशन भी किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको उसको बता देता हूँ। जो आपका 9 जनवरी को 9 जनवरी और 1915 को जो गांधी जी है ना, महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन है, वो साउथ अफ्रीका से अपनी जो पढ़ाई करके वापस भारत आए थे। ठीक है, वो मुंबई में आए थे आज के दिन, वो नहीं सॉरी कल के दिन 9 जनवरी को वो मुंबई में आए थे। ठीक है ना, 1915 में 9 जनवरी 1915 को वो आपके साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करके अपनी और यहाँ पे आए थे, है ना। वो एडवोकेट थे, वकील थे, तो उसकी अपनी पढ़ाई करके और भारत में वापस आए थे। ठीक है, तो ये भी आप जो अपने नोट्स या जो भी बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उसमें आप मेंशन कर लीजिएगा इसे भी। ठीक है, जो भी नोट्स आपने बनाए। ठीक है, चलिए तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम 10 जनवरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो देश के अंदर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो पहली घटना है 10 जनवरी 1616 की। 10 जनवरी 1616 की। तो 10 जनवरी 1616 को क्या हुआ था, ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की। ठीक है, जो ये ब्रिटिश राजदूत थे, ब्रिटिश राजदूत मतलब जो अंग्रेज थे उनके राजदूत जो थे, वो जो है जिनका नाम था सर थॉमस रो, ये अजमेर में जहांगीर से मिले थे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जहांगीर से क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे, और ये कब आए थे, और ये सब क्यों आए थे, ये सब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इनकी बात करें, जो हमारे ब्रिटिश होते हैं, जो ब्रिटिश हैं, हमारे नहीं मतलब जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, ये भारत में कब आए थे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले अंग्रेज भारत में आए थे ना, जो यूरोप के देश पहले सबसे पहले हमारे यहाँ आया था, वो पुर्तगाल था। ठीक है, जो आपका 1498 में आया था पहली बार हमारे यहाँ। ठीक है ना, ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में आपने सुना होगा। जो वास्को डी गामा थे, वो जो आए थे वो पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। पुर्तगाल जो है ये भी एक आपका यूरोप का ही देश है। ठीक है, अब हम अंग्रेजों की बात करें, अगर अंग्रेज जो है ये पहली बार जो हमारे यहाँ जो इनको वो मिला था, चार्टर मिला था। चार्टर मतलब कि इनको जो अनुमति मिली थी, जो इनके जैसे हमारा इंग्लैंड से आए थे ना ये लोग, जो अंग्रेज थे, ठीक है, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, तो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, रानी हुआ करती थी। ठीक है, वो इनको देते थे परमिशन के आप इस कंट्री में जाके और ट्रेड कर सकते हो, इस देश में जाके और ट्रेड अपना बिजनेस जो है वहां पे कंपनी बना सकते हो, और वहां से जो भी तुमको आपको करना है, ट्रेड करना है, वो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनको चार्टर मिला 1600 में। ठीक है, 1600 में सबसे पहले अंग्रेजों को चार्टर मिला कि आप भारत में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी खोल लो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी खोल लो और वहां पे जाके अपना जो बिजनेस है उसको कर सकते हो। वो भारत क्यों आए थे, जैसे मैंने आपको जब उनके बारे में बताया था, वास्को डी गामा के बारे में, अभी कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो भारत क्यों आए थे। वास्को डी गामा मसालों की वजह से भारत आए थे, क्योंकि जब मसाले भारत से, और ये जो आपके बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, ये अरब देश पड़ते हैं, और जब उसके बाद यूरोप में पहुंचते थे तो वो बहुत महंगे हो जाते थे इनके लिए, है ना। इतने महंगे हो जाते थे कि जब ये शिप के द्वारा, जो इनके जहाज है उसके द्वारा अफ्रीका के नीचे से घूम के और इंडिया तक आए थे ना, इंडिया तक आए थे इनको, और फिर वापस चले गए थे लेके, वो सस्ते पड़ गए, बल्कि उसके मुकाबले जो अरब से रुके जाते थे, तो समझिए कितना डिफरेंस आता होगा, कितना महंगा हो जाता होगा। ये अरब वाले जो 2 लोग थे कितना कमाते होंगे, जो अरब के जो ट्रेडर थे, जो अरब के वहां पे बिजनेसमैन थे, वो कितना कमाते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे पहले आए थे।
है ना, इनको आके पता चला कि भारत में बहुत सारा बिजनेस का वो है, बहुत बड़ी वो है, मतलब लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, इतने राज्य हैं और ऐसे ऐसे सब कुछ पता चला। इसी वजह से फिर जो अलग अलग जो देश आए थे, जैसे कि डच आए थे, मतलब नीदरलैंड वाले आए थे, ठीक है, और आपके ये आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, फिर अंग्रेज भी आए थे। ये इसी वजह से आए थे कि यहाँ पे ट्रेड कर सके, यहाँ पे बिजनेस अपना सेटअप कर सके, ठीक है ना, और फिर यहाँ से सब कुछ करके जो भी सामान होगा उसे अपने अपने देश में बेच सके, ठीक है। तो जो बीच वाला काम है ये करें पर उससे पैसे कमाए, ठीक है। तो 1600 में इनको चार्टर मिल गया अंग्रेजों को कि हमको वो खोलनी है मुल्क, ये तो आप जाके इंडिया में और कंपनी खोल सकते हो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फिर उन्होंने कंट्री खोलने का फैसला किया। फिर पहले जो राजदूत आए थे ना, अंग्रेजों के जो पहले राजदूत भारत में आए थे, वो आए थे आपके 1608 में। क्या नाम था इनका? सर विलियम हॉकिंस। सर विलियम हॉकिंस आए थे सबसे पहले 1608 में, ठीक है। और जब सर विलियम हॉकिंस आए थे तो उस टाइम पे सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा हुआ करता था भारत का? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के उस टाइम पे राजा कौन थे? उस टाइम पे राजा थे जहांगीर, ठीक है। एक ये भी प्रश्न आता है, बताओ क्या प्रश्न आता है कि जो एक चार्टर मिला था इनको अंग्रेजों को 1600 में, ये किसके लिए मिला था? कि इंडिया में जाके आप इनसे बात करो, ये राजा हैं। जो ये चार्टर मिला था, ये मिला था आपका शाहजहां के लिए, ठीक है, 1600 में। पर जब तक ये 1608 तक भारत आए थे, उस समय तक जो शाहजहां थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो ये नहीं सॉरी अकबर से, सॉरी शाहजहां तो जहांगीर के बेटे थे। ये जो मिला था आपका 1608 में, 1600 में जो चार्टर मिला था, ये अकबर के लिए मिला था, ठीक है। तो अकबर जब तक ये 1608 में भारत आए थे, ठीक है, उस टाइम पे अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर राजा बन गए थे, ठीक है ना। तो ये जो आके मिले वो जहांगीर से मिले आके, ठीक है। जब ये जहांगीर से मिलने आए तो आपके सर विलियम हॉकिंस जो है, ये जब मिलने आए इनसे जहांगीर से, तो जहांगीर इनको देख के बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि इनको टर्की भाषा आती थी, ठीक है। क्योंकि ये जहांगीर जो थे आपके वो थे, क्या बोलते थे, मुगल राजा थे, ठीक है। और मुगल में क्या चलती थी? फारसी भाषा चलती थी और टर्किश भाषा चलती थी, ये वाली भाषा चलती थी, ठीक है। और इनको जो सर विलियम हॉकिंस आए थे, इनको टर्किश भाषा आती थी। इनको टर्किश भाषा क्यों आती थी? अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जो इनकी वाइफ थी ना, जो इनकी बीवी थी, वो अर्मेनिया से बिलोंग करती थी, है ना। अर्मेनिया एक कंट्री है आपकी यूरोप में। तो उनको जो है उनको आती थी टर्किश भाषा। जो उनके पिताजी थे ना, इनकी वाइफ के पिताजी जो थे, जो इनके ससुर जी थे, उनको आती थी। तो इन्होंने उसी से सीखी थी, उन्हीं से सीखी थी ये भाषा। क्योंकि उनको यहाँ के जहांगीर को खुश करना था, इसलिए उन्होंने स्पेशली ये भाषा सीखी थी विलियम हॉकिंस ने, ठीक है। तो जब विलियम हॉकिंस इनके पास आए तो जहांगीर इनसे बहुत खुश हुए, क्योंकि जहांगीर इनसे डायरेक्टली बात कर पा रहे थे। अगर मान लो कोई वो इंग्लिश बोलते यहाँ पे आके, है ना, अंग्रेजी भाषा बोलते, तो फिर जहांगीर को आती नहीं थी, फिर उनको बीच में कोई लाना पड़ता बताने के लिए, ठीक है। पर जब हम एक आपस में सीधे बात करते हैं तो उसका फर्क अलग पड़ता है, और कोई बीच में अगर मीडिएटर बैठा होता है तो उसका फर्क अलग पड़ता है, आधी बात बीच में गायब भी हो जाती है, ठीक है। तो जहांगीर इस चीज से बहुत खुश हुए, है ना। फिर इन्होंने विलियम हॉकिंस थे, इन्होंने क्या कहा कि जी हमको ऐसे ऐसे कंपनी खोलनी है सूरत में, उसके लिए हमको फरमान जाहिर कर दो, फरमान जो है वो दे दो। फरमान क्या था कि जो परमिशन होती थी उसको फरमान बोला था, जब बोला जाता था, ठीक है ना। तो फरमान हमको दे दो, है ना, ऐसे इन्होंने जहांगीर से कहा, है ना। और जहांगीर इतने खुश थे कि इन्होंने हाँ भी कर दी फरमान देने के लिए। पर क्या हुआ, जहांगीर को कुछ देर बाद ही, मतलब अगले दिन ही वो जो फरमान था उसको कैंसिल करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा, उसको मना करना पड़ा, उसको रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो भी और लोग नीचे बैठते थे ना, राजा के नीचे जो लोग बैठते हैं आपके, जो भी मंत्री और ये सब होते हैं, उन लोगों के प्रेशर के कारण इनको करना पड़ा। क्यों? देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो पुर्तगाल वाले आए थे वो 1498 में आ गए थे, है ना। और इन्होंने आके खूब अपनी जो फैक्ट्री थी बना ली थी अलग अलग जगह पे, है ना। तो इनका भी प्रेशर था, है ना। और जो मुगल थे, ये जो है पुर्तगाल वालों से खूब बिजनेस इनका चलता था, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। जो ये जहांगीर के नीचे वाले जितने भी मंत्री थे, इनके ऊपर प्रेशर आया पुर्तगाल वालों से। क्योंकि अगर मान लो मेरी कोई बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, तो मैं तो यही चाहूंगा ना कोई और आके मेरा कंपटीशन ना बने वहां पे। तो ये भी यही चाहते थे कि कंपटीशन ना बन जाए अंग्रेज मेरे यहाँ पे आके। तो इसलिए इन्होंने जो है प्रेशर डाला जो मंत्री थे उनपे, और मंत्री ने डाला जो राजा है जहांगीर इनके ऊपर। इसकी वजह से जहांगीर को कैंसिल करना पड़ा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि राजा का ऑर्डर इन्होंने कैसे कैंसिल कर दिया मंत्रियों के प्रेशर में आके, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, कमजोर राजा होगा। देखिए अगर आप किसी राजगद्दी पे बैठे हो ना, तो आप जब तक टिक सकते हो जब तक नीचे वाले भी आपका साथ दें। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, पार्टी कब बनती है? जब जितने एमएलए की जरूरत होती है वो एमएलए आपके पास हो, एमएलए हो या एमपी आपके पास हो, और अगर वो छोड़ के चले जाए तो पार्टी गिर जाएगी, आप ऊपर नहीं बैठे रह सकते फिर। तो ये वही वाली बात होती है, जब तक नीचे मंत्री आपके बैठे रहेंगे जब तक आप राजा हो, समझ रहे हो, वरना कुछ नहीं है आपके पास। तो इसलिए मंत्रियों की भी सुननी पड़ती है बहुत बार, ठीक है।
तो वो बात अलग है, आप बहुत ही तगड़े वाले राजा हो, जो लोगों का सपोर्ट आपके साथ बहुत ज्यादा हो। हालांकि जब भी राजा गिर जाते हैं, कितना भी सपोर्ट हो, ठीक है, मंत्रियों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रेशर में आके इन्होंने ये जो 1608 में विलियम हॉकिंस आए थे, इनको जो है मंजूरी नहीं दी कि आप नहीं खोल सकते फैक्ट्री, ठीक है। फिर ये निराश होकर यहां से चले गए। फिर 1615 में 1615 में ये जो है आपके सर थॉमस रे जो हैं, ये फिर भारत में आए थे, है ना। 1615 में ये भारत आए थे, ठीक है, सितंबर महीने में आए थे 1615 में। और इन्होंने क्या किया था, जो जहांगीर की वाइफ थी ना, जो बीवी थी जहांगीर की, नूरजहां, ये सबसे पहले आके उनसे मिले, है ना। उनसे क्यों मिले, आपको बताऊं कि जो नूरजहां थी ना, उनका क्या था, जो उनकी ये दूसरी बीवी थी जहांगीर की, नूरजहां। तो जो इनके पहले हस्बैंड थे ना, है ना, वो एक ईरानियन पोएट थे, एक कवि थे ईरानियन, है ना। उनको मरवाने में जहांगीर का हाथ था, है ना। और उनको मारने के बाद जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली थी, ठीक है। तो नूरजहां को थोड़ा वो था, परेशानी थी जहांगीर से, क्योंकि उनके पहले हस्बैंड को, पहले पति को इन्होंने मारा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या था, तो जो जहांगीर थे वो इतने पावरफुल भी नहीं थे, है ना। और नूरजहां ने इस वजह से अपनी पूरी पावर दिखा के एक अपनी अलग से गवर्नमेंट बना रखी थी, जो उनका महल था उसके अंदर, ठीक है। कुछ भी काम होता था तो उसमें जो आपकी नूरजहां थी, उनसे पूछा जाता था, उनसे जरूर पूछा जाता था। और जब भी जहांगीर जो है वो परमिशन देते थे, ठीक है ना। तो ये थे आपके, ये जो रे थे, थॉमस रे, ये सबसे पहले आके किससे मिले, आपकी नूरजहां से। इस बात से नूरजहां बहुत खुश हुई कि हमसे, मुझसे आके पहले मिलने हैं राजा से पहले। फिर ये उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आए, ठीक है। उससे वो और ज्यादा खुश हुई, उससे और ज्यादा इंप्रेस हो गई। और जब वो इंप्रेस हो गई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की जहांगीर से कि जो भी ये परमिशन मांग रहे हैं इनको दे दो, ठीक है। और दूसरी वजह जिससे जहांगीर खुश हुए, ये जो थे आपके थॉमस थे, इसलिए कि जहांगीर जो थे, बहुत इनका मन जो है चित्र बनाने में बहुत रहता था, एक पेंटर बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो क्या किया, ये जो थॉमस रे थे, ये जो है, जो यूरोप के थे ना, ये जो आपका यूके आता है, जो आपका इंग्लैंड आता है, वो यूरोप में आता है, ये यूरोप से आए थे। तो यूरोप की पुराने जमाने की, बहुत बहुत पुराने जमाने की जो फेमस पेंटिंग थी ना, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग ये जहांगीर के लिए लेके आए, ठीक है। और जहांगीर उनको देखे बहुत खुश हुए, क्योंकि इनको भी पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था, ठीक है। तो ये सब जब चीज हुई, इधर से उनकी वाइफ जो है नूरजहां, उन्होंने भी बोला, और ये खुद भी खुश हो गए पेंटिंग की वजह से। तो इन्होंने थॉमस रे को परमिशन दी। तो आपको क्या लगता है, उस टाइम पे जो नीचे मंत्री थे, उन्होंने अपोजिशन नहीं किया होगा, उन्होंने मना नहीं किया होगा। उन्होंने जब भी मना किया, लेकिन जहांगीर जो है, आप समझो जोरू का गुलाम जो होता है, बस वो अपनी बीवी की बात नहीं मानता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी मंत्रियों की ना सुन के और बीवी की सुनी। और मैंने आपको क्या बताया था, बीवी की ज्यादा चलती थी महल में, ठीक है। बीवी तैयार है, हस्बैंड भी तैयार है, तो नोबल जो है, नोबल मतलब जो नीचे मंत्री वगैरह है, उनको इन्होंने दबा लिया नीचे अपने, ठीक है। और इसी वजह से जो थॉमस रे हैं, इनको परमिशन मिल गई फैक्ट्री खोलने की, बिजनेस करने की भारत में, ठीक है। तो ये क्यों मिले थे यहाँ पे थॉमस रे जहांगीर से 1616 में, क्योंकि इनको परमिशन चाहिए थी अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए सूरत में। फिर उनके बाद मछलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, और ऐसे बहुत बहुत जगह पे इन्होंने फैक्ट्री बनाई। फिर उसके बाद बंगाल जो है, इन्होंने अपना पूरा वो बना लिया, हब पूरा बंगाल को। फिर उसके बाद वो बहुत लंबी कहानी है, बंगाल को इन्होंने जीत लिया, और ये सब बैटल ऑफ प्लासी वगैरह में, वो बहुत आगे की कहानी है, हिस्ट्री के लेक्चर्स में आपको पढ़ाएंगे। बस आप ये जानो, जो जहांगीर है, ठीक है, इनसे जो मुलाकात हुई थी 10 जनवरी 1616 में, ये जो सर थॉमस रो थे, जो ये राजदूत थे, ब्रिटिश राजदूत थे, ये किस लिए मिले थे, क्योंकि इनको परमिशन चाहिए थी ट्रेड करने की, फरमान चाहिए था कि हम अपनी फैक्ट्री यहाँ पे खोल सके, ट्रेड कर सके, ठीक है। इस चीज के लिए यहाँ पे मिले थे, ठीक है। मुझे लगता है जो मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको बताया, उससे आप पूरी कहानी का उससे समझ गए होंगे, ठीक है। मैं कहानी आपको इसलिए बताता हूँ, हर उसके ऊपर जो भी पॉइंट होता है, ताकि अगर आपको पॉइंट भी याद ना आए तो कहानी से आप पूरा फॉलो करके उस पॉइंट तक पहुंच सके, ठीक है। इस वजह से कहानी को भी ध्यान से सुना करिए, ठीक है। चलिए आज की दूसरी वो देखते हैं, न्यूज क्या है। न्यूज नहीं, दूसरी जो घटना हुई थी वो क्या है, तो 10 जनवरी 1836, ठीक है, 10 जनवरी 1836 को प्रोफेसर मधुसूदन ने 1836 में पहली बार मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। तो ये जो प्रोफेसर है ना आपके प्रोफेसर मधुसूदन जो है, इन्होंने क्या किया, अपने 4 इनके विद्यार्थी थे, है ना, 4 विद्यार्थी के साथ मिलके पहली बार, भारत में पहली बार ऐसा किसी ने किया था, जो मनुष्य के शरीर के अंदर की जो भी उसके अंदर काम हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी उसके अंदर हिस्से हैं, जो पार्ट है उसके अंदर, और क्या क्या काम हो रहा है, इन सब के ऊपर अध्ययन किया अपने 4 जो इनके विद्यार्थी थे, इनके स्टूडेंट थे, उनके साथ मिलकर। कब किया, 10 जनवरी 1836। और हमारे लिए न्यूज पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार किसी ने किया था, इसलिए हमारे लिए पढ़ना
जरूरी है, ठीक है ना। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे कौन से प्रोफेसर थे जिन्होंने पहली बार शरीर के अंदर आंतरिक जो संरचना इस पर अध्ययन किया था, भारत के कौन से थे, तो मधुसूदन जी, ठीक है ना। कब किया था? 10 जनवरी 1836, 1836 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी आपकी घटना 10 जनवरी 1963। 10 जनवरी 1963 भारत सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत की, ठीक है। और इस स्वर्ण निरंतर ये क्या है, योजना क्या है, ठीक है। स्वर्ण मतलब गोल्ड जो होता है, ठीक है, सोना जो होता है, ठीक है, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए एक योजना सरकार ने बनाई थी। कब बनाई थी? 10 जनवरी 1963 में, ठीक है। हालांकि ये जो योजना बनी थी 1962 में बनी थी, ठीक है ना। पर जो इसका पूरा वो मतलब पूरी तरह से जो लागू हुई थी वो यहाँ पे लागू हुई थी, है ना, 63 में लागू हुई थी। अब इस योजना में क्या था, देखिए आप सब जानते होंगे सोने की, हमारे यहाँ पे जो हमारा भारत देश है, आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, सोने की कितनी ज्यादा अहमियत है। हम सोने को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे महंगा रहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि सोने को हम सोने को पूजा में भी रखते हैं हम, ठीक है। भगवान हमारे होते हैं उनको भी चढ़ाते हैं, तो सोने की हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। आप ये समझिए कि एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में क्या पता चला पता है? जितना पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियों पे सोना है ना, ठीक है, मतलब अगर पूरी दुनिया का सोना मिला ले, पूरी दुनिया का सोना मिला ले ना, तो जो भारत के घर होते हैं ना, महिलाओं की ज्वेलरी वगैरह होती है, ठीक है, वो उस पूरे सोने का ना, उस पूरे सोने का 25% बन जाता है। समझ रहे हो? 25% होना कितनी बड़ी बात है। ये हालांकि भारत की सरकार के पास नहीं है, ये भारत के घरों में है 25% सोना, दुनिया के पूरे सोने को मिला लो तो समझ रहे हो, 25% खाली भारत के घरों में है। समझ रहे हो कितना सोना होता है भारत के घरों में? अब सबके घरों में होगा, मम्मी पहनती होंगी, दीदी पहनती होंगी, आप भी पहनते होगे, पापा के लिए भी होगा, दादा दादी होंगे उनके लिए भी होगा, सब जरूर कुछ ना कुछ ज्वेलरी जरूर किसी ना किसी के पास होगी होगी। आप सबने देखी होगी, शादी होती है उसमें इतनी ज्वेलरी निकलती है, कोई फंक्शन होता है इसके लिए बनती है, दिवाली होती है उस पर इतनी सारी बनती है। और वो दिवाली से पहले एक फेस्टिवल आता है जिसमें वो खरीदते हैं, ठीक है, बर्तन खरीदते हैं और वो सब खरीदते हैं ना, वो वाला फेस्टिवल होता है, उसमें भी ये सब होता है, ठीक है ना, सोने की चीजें खरीदी जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो ये सोना जो है हमारे लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एज अ इंडियन, ठीक है। हम भारतीयों की तरह बात करें तो हमारे लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये हिंदू धर्म होता है इसमें उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो सोना है उसकी, ठीक है। तो जब इतना सोना हमारे यहाँ यूज होता है, ठीक है, अब हमारे यहाँ सोना निकलता तो है नहीं जमीन से, कि हमारे यहाँ निकला और हमने उसको प्योरीफाई किया, जैसे भी बनाना है इसको सोना, जो भी निकला जमीन से उससे सोना बना के और फिर हमने पहन लिया, है ना। ऐसा तो होता नहीं है हमारे यहाँ, तो हमको सोना क्या है, बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। अब इतना सारा सोना यूज हो रहा है ना, बाहर से मंगाया जा रहा है। अब बाहर से मंगाएंगे तो उसके पैसे भी, उसको अगर इंपोर्ट करेंगे, उसको बाहर से मंगाएंगे तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या था, 63 में जो 1962 की लड़ाई थी चीन के साथ, भारत जो हार गया था, है ना, वो खत्म हुई थी, पैसे की बहुत ज्यादा कमी चल रही थी, ठीक है, पैसे की कमी चल रही थी। और ये जो सोना था ये भी बाहर से लगातार मंगवाना पड़ रहा था। तो जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज जो पैसा होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज वाला, वो कम होता चला जा रहा था, क्योंकि वो सारा चला जा रहा था जो बाहर से सोना मंगवाने में, इंपोर्ट करने में। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो किसी और देश की करेंसी हमारे यहाँ रखी जाती है। जैसे अगर आप बार बार सुनते होंगे डॉलर में होता है ट्रेड सब, है ना, जो भी बिजनेस होता है किसी और कंट्री के साथ करना है आपको या भारत से करना है, वो डॉलर में होगा, ठीक है। तो हमको भी अगर किसी से ट्रेड करना है तो हम भी उसको डॉलर में देंगे, ठीक है, और हम किसी से लेंगे तो डॉलर में लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। फिर अपनी करेंसी में जो रुपया है हमारी करेंसी, उसमें उसको कन्वर्ट करा के, उसको चेंज करा के फिर उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जो एक डॉलर होता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में और सारी फॉरेन करेंसी, उसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज होता है, इसमें और भी 2-3 चीजें आती हैं, लेकिन फिलहाल आप करेंसी समझो, ठीक है। तो वो भी कम होता चला जा रहा था, ठीक है, वो भी कम हो रहा था। तो जो सरकार थी, भारत सरकार, उसने क्या वो निकाला, है ना, उसने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, ये जो सोना है ना उस पर नियंत्रण लगा देते हैं। कैसे नियंत्रण लगाएंगे इस पर? पहले कोई भी अपने घर में सिक्कों के फॉर्म में, है ना, या तो सोने के सिक्के या ईंट बनवा के, जो बिस्किट बनवा के रख लेते हैं, हमने सुना होगा सोने की ईंट, इस तरह कोई भी अपने घर में सोना नहीं रखेगा। अगर किसके पास है, सरकार के पास जमा करो, आपको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आप ऐसे नहीं रख सकते किसी कोई भी अपने घर में। दूसरी चीज इन्होंने इसमें क्या की कि जो ज्वेलरी बनती है ना सोने की, वो 14 कैरेट तक की बनेगी। अब आप पूछोगे कैरेट क्या है, 14 कैरेट क्या है? जो सोना होता है ना आपका, सोना जो गोल्ड होता है आपका, इसकी प्योर फॉर्म, जो सबसे प्योर फॉर्म होती है, उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता, बिल्कुल शुद्ध जो होती है, उसको 24 कैरेट बोलते हैं, ठीक है, 24 कैरेट, ठीक है, समझ गए आप। कैरेट क्या होता है? कैरेट ऐसे होता है, उसको मापने की वो होती है, जो इसकी जो मान है उसको मापने की वो होती है आपकी, जिसमें मापा जाता है,
इकाई होती है इसको मापने की। जैसे अगर हम किसी को लंबाई नापनी है, मतलब ऐसे दूराई नापनी है तो किलोमीटर में नापते हैं, किसी का वजन नापना है तो किलोग्राम में नापते हैं, है ना, कितने किलो का ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर सोने की शुद्धता मापनी है तो इसकी इकाई क्या होती है, कैरेट होता है, इसको कैरेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है ना। अगर कोई भी आपके यहाँ ज्वेलरी होगी ना, आप उसको कभी घुमा के देखिएगा या फिर किसी सुनार के पास जाके देखेंगे ना, वो आपको बताएगा आपकी कितने कैरेट की है, ठीक है। 24 कैरेट का कभी भी सोना नहीं, कोई भी ये आभूषण नहीं बन सकता, कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। और अगर आपको आग के पास आपने पहन रखा है जैसे और आग के पास लेके गए ना तो ये पिघल के नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें दो चार थोड़ी सी एक्स्ट्रा 1-2% दूसरी चीज मिलाई जाती है, जैसे सिल्वर मिला दिया, है ना, जो आपकी सिल्वर मिला दिया या कोई और चीज मिला दी, ठीक है, चांदी मिला दी, सिल्वर चांदी को कहते हैं, वो मिला दिया, थोड़ा सा मिलाया जाता है। तो जो ज्वेलरी बनती है वो 22 से 23 कैरेट में बनती है, 24 कैरेट में कभी नहीं बनती है, ठीक है ना, समझिए आप। तो 22 से 23 कैरेट में बनती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या कहा कि आप 14 कैरेट तक का ही बनवा सकते हो, 14 कैरेट से ऊपर का नहीं बनवा सकते, ठीक है। 14 कैरेट होगा तो कम सोना यूज होगा, कम सोना यूज होगा तो कम मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि 14 कैरेट से ऊपर जो है वो यूज नहीं कर सकते आप, कोई भी ज्वेलरी वगैरह आपको बनवानी है, ठीक है। दूसरा, कोई भी बिस्किट या ईंट या जो सिक्के होते हैं उनकी फॉर्म में आप अपने घर में नहीं रख सकते, आपको जमा करना होगा, ठीक है। इस सबको गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि जो बाहर से सोना मंगवाना पड़ रहा था उस पर रोक लग सके, उसको कम से कम वो किया जा सके, ठीक है ना, उसको कम से कम मंगाने की वो उस पर रोक लग सके, उसको रोका जा सके बाहर से मंगाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्वर्ण नियंत्रण कानून है ना, इसको बनाया गया था। कब बनाया इसको? 1962 में, है ना, 1962 में। क्यों बनाया था? क्योंकि उसी टाइम पे भारत के और चीन की युद्ध हुआ था 62 में, और उसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति वो बहुत खराब चल रही थी भारत की उस युद्ध के बाद से, तो इसलिए इसको बनाया गया था 1962 में। और ये जो है 1963 में, 1963 में 10 जनवरी 1963 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो आशा आप ये हिस्ट्री से सारा कुछ समझ गए होंगे और क्या क्या इसमें था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो जो 10 जनवरी है ना 2006 से, है ना, उसको प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो आज क्या है? आज है विश्व हिंदी दिवस, समझ रहे हो आप, ये याद रखना, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए हर वीकेंड पे, मतलब हर संडे को एक क्लास लाया करूं, जिसमें जो भी पूरे हफ्ते के जो भी दिन होते हैं, जो भी तारीख और दिन होते हैं, उसमें वो किस दिन के नाम पे बनाया जाता है ये बनाऊं। तो आप एक बार ना मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मुझे लगता है बनाना चाहिए, तो वो एग्जाम में, क्योंकि दिन बहुत पूछे जाते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन बनाया जाता है, इसको कौन सा मनाया जाता है, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ, या मैं सोच के रहा हूँ बनाऊंगा, ठीक है। इस संडे से अगले संडे से मैं स्टार्ट ही करूंगा वो, ठीक है ना। वो सारे दिन हफ्ते में जो भी दिन हुआ करेंगे सबको एक दिन संडे में कवर कर दिया करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पे आ जाते हैं वापस लौट के कि 10 जनवरी आज ही का दिन जो है इसको कैसे मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के उसमें मनाया जाता है, ठीक है। बस विश्व हिंदी दिवस की तरह मनाया जाता है, ठीक है। जो आपका विश्व हिंदी दिवस है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कब शुरू हुआ था ये? 2006 में शुरू हुआ था, है ना। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब किसने ऑर्डर दिया था कि हमको ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए? मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के, जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे ना 2006 में, 2013 तक, बल्कि 2014 तक, 2014 के अप्रैल महीने में शायद चेंज हुई थी गवर्नमेंट, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे हमारे, ठीक है। उससे पहले तो यही थे, 2004 से 2014 तक तो आपके यही थे ना, मनमोहन सिंह जी थे। तो इन्होंने 2006 में बताया था, 2006 में इन्होंने बोला कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाएगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्यों प्रतिवर्ष इसको विश्व हिंदी दिवस के नाम से सेलिब्रेट करना है? क्यों इसको मनाना है विश्व हिंदी दिवस के नाम से? इस उपलक्ष्य को क्यों चुना गया है? ताकि जो हिंदी भाषा है ना, हमारे यहाँ तो बोली जाती है हिंदी भाषा, पर अगर हम बाहर चले जाएं ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चले जाएं, ठीक है, तो वहां पे हिंदी भाषा को बहुत अहमियत दी जाती है। तो इस भाषा के बारे में सब लोग जाने कि इतनी पुरानी भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी जो है उसके कितने सारे शब्द हिंदी भाषा से लिए गए। जैसे एक शब्द मैं बताऊं, लूटना हिंदी में क्या होता है? किसी से हम वो चीज छीन लेते हैं उसको लूटना कहते हैं, उसको इंग्लिश में भी लूटी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक शब्द होता है, समझ गए आप। जैसे और शब्द में आपको बताऊं, जैसे
शैम्पू जो होता है वो शब्द भी हिंदी भाषा से लिया गया है। जो चंपी हमारे करते हैं तो उसको चंपी बोलते हैं ना, उसी से शैम्पू लिया गया है, ठीक है। इसी तरह जो लूट है हिंदी का शब्द, उसी को इंग्लिश में लूट बोलते हैं। आप इंग्लिश में अगर लूट लिखेंगे ना तो एक ही मतलब निकलेगा उसका भी, हिंदी में लूट और इंग्लिश में लूट वाला होता है, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा से लिए गए, तो इसका मतलब हिंदी भाषा अंग्रेजी से पहले की है, ठीक है। सबसे पुरानी भाषा जिसको बोलते हैं वो संस्कृत को बोलते हैं, और संस्कृत से हिंदी बनी है, ये भी बहुत पुरानी भाषा है। तो इतनी पुरानी भाषा जो है और हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट, हमारे कल्चर को इतनी ज्यादा जिसमें हम फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर जो है उसको दिखाती है, तो उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिले, बहुत ज्यादा लोग पहचाने। इस वजह से इसको, इस दिवस को, इसीलिए इसको बनना, इसको हम अपने देश में भी बना सकते थे, लेकिन हम इसको विश्व के लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बनाना चाहते हैं। क्यों? ताकि और देशों को भी इसके बारे में पता चले। और जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे जो संगठन होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की हम बात करते रहते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो वहां पे भी जो हमारी भाषा है उसको यूज किया जाए, जो वहां के डॉक्यूमेंट है वो सब बनाने में। क्योंकि अभी तो खाली यूरोप की एक दो भाषा, इंग्लिश और एक आध कोई और भाषा यूज होती है, तो वहां पे हिंदी को भी यूज करवाएं, क्योंकि हम वैसे भी जो हमारा देश है भारत, उसको जो है परमानेंट जो सीट मिल जाए, स्थायी सीट मिल जाए, इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वो है, क्या बोलते हैं, आबादी वाले देश है, ठीक है। इतने सारे लोग हैं और इन्हीं को जो है परमानेंट सीट नहीं दे रखी, इन्हीं को वो नहीं दे रखी, आपकी स्थायी सीट है ना यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में। तो इसके लिए हम वैसे भी लड़ रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसके वो बन जाएंगे, जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, जब भी बनेंगे, तो जब तक हमारी जो हिंदी भाषा है वो विश्व में इतनी फेमस हो चुकी हो, इतनी प्रसिद्ध हो चुकी हो कि जैसे ही हम बने, या तो हमारे बनने से भी पहले हिंदी भाषा उसमें चुन ली जाए, है ना, या तो फिर हमारे बनते ही हिंदी भाषा उसमें सीधे चुन ली जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हिंदी भाषा कोई जानता नहीं, इसलिए इसको चुने ही ना, ठीक है। इसलिए इसको विश्व लेवल पे बनाया गया। और इसीलिए क्या होता है, जो भारत की अलग अलग राजदूत होते हैं ना, जो अलग अलग आपकी एम्बसीज होती हैं अलग अलग कंट्री में, ठीक है, वहां पे ये ज्यादा बनाई जाती है, ठीक है। जितनी जो भी आपकी एम्बसीज होती हैं उसमें ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है ना। इंडिया में फिर भी इतनी नहीं होती, लेकिन जो एम्बसी में जो राजदूत बैठे होते हैं ना, ठीक है, दूतावास होता है, एम्बसी मतलब दूतावास, है ना। तो वहां पे जैसे अलग अलग देशों में, सब कंट्रीज के सब देशों के दूतावास होते हैं, जैसे हमारे भारत का दूतावास सब कंट्रियों में, सब देशों में। तो वहां के जो हमारे लोग हैं वहां पर रहते हैं, जो हमारे राजदूत वगैरह, और वहां पे और जो छोटे लोग, मतलब छोटी पोस्ट पे जो लोग वहां रहते हैं, वो सब ज्यादा से ज्यादा इसको मनाते हैं, और पूरे जो देश है उसमें इसको, जो जिस देश में वो है उस देश में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ताकि वहां के लोगों को इसके बारे में पता चले, ठीक है। तो ये कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को बनाया जाता है। शुरू कब हुआ? 2006 से शुरू हुआ। किसने शुरू करवाया? मनमोहन सिंह जी ने शुरू करवाया। क्यों बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि अपनी जो भाषा हिंदी, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसको प्रसिद्ध कर सके हम लोग, ठीक है। तो ये 4 हो गई आपकी देश की घटनाएं। क्या क्या? पहली मैंने आपको क्या बताई, 10 जनवरी 1616 में जो ब्रिटिश राजदूत थे थॉमस रे, वो अजमेर में जहांगीर जी से मिलने आए थे। जहांगीर से क्यों मिलने आए थे, कैसे मिलने आए थे, क्या क्या पूरा सिस्टम हुआ था, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री के साथ बता दिया, ठीक है। दूसरा है 10 जनवरी 1836 में प्रोफेसर मधुसूदन जो है, इन्होंने पहली बार जो मानव के अंदर जो शरीर होता है, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, ठीक है, जो अंदर जो भी कुछ है, सब आइटम भरा हुआ है हमारे अंदर, सब कुछ, इसको जो भी हमारे अंदर सामान भरा हुआ है सबको उन्होंने देखा था खोल के। तो पहली बार भारत में ऐसा किसी ने किया था, अपने 4 विद्यार्थियों के साथ मिलकर इन्होंने ऐसा किया था। तो इसलिए ये दिन हमारे लिए 1936 में इसलिए मना होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण घटना हुई थी इसके उस दिन, ठीक है। अगला मैंने क्या बताया, 10 जनवरी 1963 को भारत ने जो स्वर्ण नियंत्रण कानून है इसको लेके आए थे। क्यों लेके आए थे मैंने आपको सारा बता दिया। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि 1962 का युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसके बाद आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसमें क्या क्या था ये सब, है ना, क्यों जरूरी था इसका लाना, ये सब मैंने आपको बता दिया। और अगली क्या है, जो 2006 में 10 जनवरी 2006 में प्रधानमंत्री जो हैं आप उस टाइम पे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने विश्व हिंदी दिवस के नाम से इसको मनाया जाए, विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इसको बनाया जाए 10 जनवरी को, इसकी घोषणा की थी, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, जो विदेश की कुछ न्यूज होंगी, ठीक है। विदेश की न्यूज क्या है? विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली है आपकी 10 जनवरी 1863। 10 जनवरी 1863 को क्या हुआ था? आज के दिन लंदन में विश्व की पहली अंडरग्राउंड रेल सर्विस की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो जो 10 जनवरी 1863 को, ठीक है, 1863 को क्या हुआ था? 10 जनवरी 1863 को कि लंदन कहां पे है? इंग्लैंड, जो अंग्रेज थे उनका देश जो है ना, उनके देश की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड उनका देश है, उसकी राजधानी क्या है? लंदन। मैंने आपको कई बार बता दिया, देखिए जो लंदन है, जो आपका इंग्लैंड है, वो यूके में होता है, ठीक है। यूके का ऐसे करके द्वीप है, ठीक है, ये ऐसे 4 हिस्सों में मिले हुआ है। ऊपर वाला स्कॉटलैंड, ये वाला इंग्लैंड, ये वाला वेल्स, और ये वाला आपका नॉर्दर्न आयरलैंड,
ठीक है, और ये एक अलग देश है आयरलैंड नाम से। तो इन चारों को मिला के बनता है यूके, ठीक है। और इंग्लैंड कहाँ पे है, ये आपका इंग्लैंड है ये वाला, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, लंदन, ठीक है ना। यही लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर आके राज किया था, इंग्लैंड वाले, ठीक है। तो जो लंदन है यहाँ की इनकी कैपिटल है, कैपिटल मतलब राजधानी है। यहाँ पे पहली बार अंडरग्राउंड ट्रेन कौन सी होती है, जो आपकी जमीन के नीचे चलती है, ठीक है, उसको अंडरग्राउंड कहते हैं। आप दिल्ली मेट्रो में अगर बैठे होगे तो बहुत सारी ट्रेन है जो जमीन के नीचे चलती है वहां पे, ठीक है, उनको अंडरग्राउंड ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड रेल है वो पहली बार चली थी, ठीक है, इसकी सेवा की शुरुआत हुई थी। ये एक मेट्रो ट्रेन ही थी जो अंडरग्राउंड चली थी, मेट्रो ट्रेन थी ये, जैसे हमारी दिल्ली में ना, ऐसे ही एक मेट्रो ट्रेन थी जो ये आपकी 1863 में चली थी। क्यों चली थी ये, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन जो आपकी वो थी, जनसंख्या थी, वो बहुत ज्यादा थी, सड़कों पे जाम लग जाता था, उस सबको कम करने के लिए इसको जमीन के नीचे अंडरग्राउंड इसको बनाया गया था, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं इसमें आप, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया भारत की पहली रेल कौन सी चली थी, ये नहीं अंडरग्राउंड, अगर यही पूछ लिया कि भारत में सबसे पहली रेल कौन सी चली थी, तो चली थी 1853 में चली थी भारत की पहली रेल। कब चली थी, 1853 में। और क्या था, कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक, है ना। ये महाराष्ट्र में ही जगह है दोनों, मुंबई को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसी से थोड़ा दूर 24 किलोमीटर या 34, इसके मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ी, 24 है या 34 किलोमीटर दूर है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो 24 या 34 किलोमीटर के दोनों के बीच में वो है दूरी है। तो इतनी दूरी के लिए ट्रेन चलाई गई थी सबसे पहली बार, ठीक है। कब, 1853 में, ठीक है ना। उस टाइम हमारे यहाँ पे डलहौजी जो थे, ठीक है, डलहौजी जो आपके ब्रिटिश थे, डलहौजी, क्योंकि अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे, तो डलहौजी जो थे वो हमारे देश के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। कौन थे, डलहौजी थे। इन्होंने ये ट्रेन चलवाई थी, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगर पूछे भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन कौन सी चली थी, जमीन के अंदर कौन सी ट्रेन चली थी, ये कोलकाता मेट्रो चली थी, ठीक है। जो कोलकाता में मेट्रो है वो चली थी, कब चली थी, 1970 में। 1970 में जो भारत की कोलकाता मेट्रो चली थी, सबसे पहली मेट्रो भारत की कहां चली है, कोलकाता में, ठीक है। मैंने आपको ये 2-3 दिन पहले जो करंट अफेयर वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि कोलकाता जो है वो अपनी जो एक मेट्रो है वो जब पानी के अंदर भी चलाने वाला है, अंडर वाटर चलाने वाला है, पानी के अंदर, ठीक है। तो जो पहली मेट्रो चली थी या कोई भी ट्रेन चली थी भारत में जमीन के अंदर, वो मेट्रो ट्रेन थी कौन सी, कोलकाता मेट्रो की, 1970 में चली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। 10 जनवरी 1991 को, 10 जनवरी 1991 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज दा कुडाल खाड़ी युद्ध टालने की अपनी आखिरी कोशिश के तहत इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, 10 जनवरी 1991 को ये है आपका संयुक्त राष्ट्र, उसके जो महासचिव थे, उसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है, जो उस टाइम पे उसको हेड कर रहे थे, है ना, ये आपके कुडाल जी जो है, ये जो है कहां पहुंचे, ये पहुंचे आपके इराक में, इराक की जो राजधानी है बगदाद, यहां पे पहुंचे। क्यों पहुंचे, कि उस टाइम पे जो है आपका ये खाड़ी युद्ध होने वाला था, ठीक है। तो इस खाड़ी युद्ध को टाला जा सके इसलिए पहुंचे यहाँ पे। मैं आपको बताऊं खाड़ी युद्ध कौन सा, आपने फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार की एक एयरलिफ्ट नाम से फिल्म आती है एयरलिफ्ट, है ना। उसमें क्या दिखाया गया है, जो इराक है उसने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया और वो सारा कुछ कर्जा ऐसे कर्जा है उसका, उसको इसलिए कर दिया और ऐसे करके दिखाया गया है इसमें। तो जो खाड़ी युद्ध है वो कौन सा युद्ध है, जब इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था, जो उस फिल्म में दिखाया गया है ना, वही वाला युद्ध है ये खाड़ी युद्ध जो है, ठीक है। तो ये वाला युद्ध जो है इसको टाला जा सके, इस वजह से ये गए थे कि इस युद्ध को कैसे भी रोक लिया जाए, है ना। अब क्या हुआ, जब आपका ये जो है इराक जो है इसने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। तो जो नाटो कंट्रीज थी, जो नाटो वाले देश है ना, नाटो में कौन आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं नाटो में, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री पैक्ट है ना, सेनाओं का पैक्ट है आपस में, ठीक है। कि कोई भी किसी के ऊपर हमला करेगा तो हम सब मिलकर साथ में हमला करेंगे, ठीक है ना। कोई अगर हमारे किसी देश के ऊपर हमला करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कुवैत के ऊपर हमला हो गया ना, जब इराक ने हमला किया, तो ये सब कंट्री कुवैत के बजाप में आ गई। कितनी कंट्री थी है, 35 कंट्री थी है ना, 35 की 35 कंट्री साथ मिलके 35 कंट्री साथ मिलके, है ना,
35 कंट्री जो थी सारी की सारी साथ मिलके और ये इराक के ऊपर हमला करने वाली थी, ठीक है ना, क्योंकि इराक ने उसके ऊपर आपके कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था, ठीक है, जो कुवैत देश है उसके ऊपर। तो इस जो ये है ये युद्ध टाला जा सके, ये 35 जो कंट्री थी ये हमला ना करें इसके ऊपर, इराक के ऊपर, क्योंकि अगर ये हमला करेंगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि जाके लड़ेंगी, एक एक आदमी को देखेंगे ये आदमी बेगुनाह है, ये ऐसे, ये तो पूरा हमला करेंगे जब होगा। और जब 35 कंट्री हमला करती है, समझ रहे हो, 35 कंट्री, इतनी कंट्री, इतनी बड़ी आर्मीज होंगी, इतना हमला होगा तो कितने लोग मारे जाएंगे, तो इस सबको टाला जा सके इसलिए ये गए थे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको बताऊं कि ये खाड़ी जो है कौन सी जगह है, देखते हैं कहीं हमारे इस पे बोर्ड पे जगह होगी तो मैं आपको मैप हल्का सा बना के दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे बना देता हूँ मैं हल्का सा मैप, ठीक है, तो खाड़ी का और कुछ देश जो है वहां पे आसपास वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हाँ, हाँ, तो ये जो है नीचे को निकल रहा है, यहाँ पे भी ये निकला होता है, हमारा भारत देश है ना, एक त्रिकोण उसमें जो होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला मतलब जिसको तीनों तरफ से उसने पानी ने घेर रखा हो, ठीक है, तो इंडिया को तीनों तरफ से यहाँ से घेर रखा है, तीन तरफ से, ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना, ये तो हो गया इंडिया। इंडिया खाड़ी देश नहीं है तो इसका मतलब इंडिया तो आएगा नहीं इसमें, पर मैंने यहाँ इंडिया इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको पता रहे, क्योंकि इंडिया का हमको सबको पता है किस जगह पे है, तो उससे हम अंदाजा लगा सके। तो अब हम जो बात करेंगे वो ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क लगाया है ना, इससे इधर इधर की बात करेंगे, ठीक है, ब्लू कलर से ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, ब्लू कलर से इधर इधर की बात करेंगे, ठीक है ना, इससे इधर इधर की। और यहां जो होगा, यहाँ पे जो एक कंट्री आती है आपकी इजिप्ट, उससे इजिप्ट अफ्रीका में कंट्री आती है, उससे इधर इधर की। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये जो बच्चा, ये इसको खाड़ी एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पे आपकी इराक आती है, ईरान आती है, आपकी कुवैत वहां पे आती है, यूएई यहाँ पे आती है, और आपकी सऊदी अरेबिया भी यहीं पे आती है, जॉर्डन यहाँ पे आती है, ओमान यहाँ पे आती है, ठीक है, जिनको अरब कंट्री बोलते हैं, है ना, यही सब जो कंट्री होती है, इसी में एक दो कंट्री ऊपर नीचे कर लो तो यही यही जो है यही खाड़ी कंट्री, यही खाड़ी देश होते हैं, ठीक है, यही देश जो है सारे खाड़ी देश होते हैं। तो कंट्री मतलब देश, ठीक है, अगर किसी को ना पता हो तो कंट्री का मतलब देश, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कंट्री बोल दिया था इस वजह से, तो क्या होता है, ये जो सारे इस एरिया में जितने भी देश आते हैं ना, ये सब खाड़ी देश बोले जाते हैं, ठीक है, जैसे ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया आपका, यूएई आपका, ईरान आपका, बहरीन आपका, और ओमान आपका, यमन आपका, ये सब जो देश होते हैं, ठीक है, ये सब इस एरिया में आते हैं, ठीक है ना, और इसी एरिया को पूरे को खाड़ी वाला एरिया बोलते हैं। तो ये यहीं पे युद्ध हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया इराक और कुवैत दोनों इस एरिया में आते हैं, तो ये इस एरिया में पूरे में ये जो एक पूरा जगह है, इसी पे पूरा ये युद्ध हो रहा था, इन्हीं दो देशों के बीच में हो रहा था जो इस एरिया में आते हैं, तो इसलिए इसको खाड़ी युद्ध बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जब इराक ने उस पे आप कुवैत पे हमला कर दिया था, उस टाइम पे जो खाड़ी युद्ध हुआ था, तो जो जितनी भी देश थे, जो नाटो कंट्री थी, मैंने आपको बता दिया 35 कंट्री जो नाटो है, जो यूएस के द्वारा, जो आपका अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो उसका हेड था नाटो का, ठीक है, उसने उन सब कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इराक पे फिर हमला किया था। क्योंकि जो ये मैंने बताया ना, ये जो आपके कोडाल जी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के उस टाइम पे महासचिव थे, ये गए तो थे बगदाद, लेकिन इनकी बात मानी नहीं इराक ने, ठीक है, इराक ने युद्ध शांत नहीं किया। जब इन्होंने नहीं किया तो ये जितनी भी कंट्री थी 35 की 35 कंट्री, इन्होंने इराक के ऊपर हमला कर दिया, और इराक के ऊपर हमला करके इनकी आर्मी को हटा दिया बिल्कुल, ठीक है, और इनको हटाने के बाद जीत गए ये युद्ध, ठीक है, युद्ध जीत गए और कुवैत को अपने को बचा लिया, ठीक है। ये जो ऑपरेशन हुआ था ना, सॉरी मतलब हाँ इसको ऑपरेशन बोलेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ ना, पूरा मिलिट्री के द्वारा प्रक्रिया की गई है, ये 2 फेजों में हुआ था। पहला फेज क्या था, पहला फेज था आपका ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ठीक है, इसे डेजर्ट क्यों, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ठीक है ना, और शील्ड का मतलब वो बचाने वाली होती है ना, जैसे हम तलवार लड़ रहे होते हैं तो आपने मूवीज में देखा होगा, एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे में रोकने वाली होती है, उसको शील्ड बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको हमारा बचाव करे उसको शील्ड बोल देंगे, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन को क्या बोलते थे, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ये इलाका जो है ज्यादातर रेगिस्तान में आता है, ठीक है, इसलिए डेजर्ट, ठीक है। और शील्ड, ये ऑपरेशन क्यों हुआ था, और शील्ड वाला कि जितने लोग थे ना वहां पे, आर्मी कोशिश कर रही थी कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनको बचाया जा सके, ठीक है। जब तक आर्मी अपने बिल्डअप कर रही थी, मतलब अपना तैयार हो रही थी, और जो लोग हैं कौन कौन से एरिया में ज्यादा लोग हैं, ये सब देख के लोगों को बचाने की प्रक्रिया चल रही थी। पहला फेज ये था। फिर दूसरा फेज हुआ आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म क्या होता है, डेजर्ट मतलब मैंने बताया रेगिस्तान, स्टॉर्म का मतलब तूफान, ठीक है। तो जो तूफान, जो रेगिस्तान में तूफान आता है उसको स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है।
तो जो ये जो आर्मी थी अब हमला करने वाली थी, ठीक है, इसलिए इसको तूफान बोला गया था कि डेजर्ट में तूफान आने वाला है, क्योंकि ये एरिया डेजर्ट का होता है, आपका रेगिस्तान का होता है, और यहाँ पे ये लोग हमला करने वाले थे, और हमला करने के बाद यहाँ पे तूफान आ जाएगा, इसलिए इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला गया। यहाँ पे फिर उन्होंने अपने जो अपने एयरक्राफ्ट थे, जो अपने हवाई जहाज थे, उनसे हमला कर दिया, बॉम्ब बरसाने शुरू कर दिए, और उसके बाद ये लोग जीत गए, जो 35 की 35 कंट्री थी, और इन्होंने कुवैत को वहां से बचा लिया और इराक को हरा दिया। ठीक है, ये पूरा युद्ध का मैंने आपको बता दिया, तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा युद्ध का भी। तो फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए, आज की वीडियो से रैपअप करते हैं। मुझे लगता है आपको सारी न्यूज एक एक करके समझ में आ गई होंगी, जितनी भी घटनाएं हैं। मैंने हर किसी का बैकग्राउंड भी इसीलिए दिया है ताकि आप भूले ना इनको, ठीक है, कुछ भी याद ना रहे तो बैकग्राउंड भी याद रहे, तो उससे आपको याद आ जाएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी याद रहेगा ना, तो उससे याद आ जाता है। तो आशा है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि 10 जनवरी की सारी महत्वपूर्ण घटना मैंने आपको बता दी है, और ये 9 जनवरी की, ये महात्मा गांधी जो वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, ये भी कल रह गई थी, कल वाली में, तो अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइए, मैं आपको कल की जो वीडियो होगी आज के इतिहास में सबसे पहले वही बताऊंगा। जैसे एक बच्चे ने बताया था कि ये एक न्यूज रह गई है, ये एक घटना रह गई है, तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताई आपको, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ नहीं रहना चाहिए, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो वही आपका सपोर्ट मेरे लिए है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। और दूसरा सपोर्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जितना हमारा चैनल चलेगा उतने ही और अच्छे हम टीचर ला पाएंगे, और उतने ही अच्छे आपको पढ़ने को मिलेगा, उतने अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद।